गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए, पर अब आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। एग्ज़ाम की डेट जो है वो कभी भी आ सकती है। तो आपके परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के। जैसा कि आपको मालूम ही था कि अपने जो है आपके परीक्षा फॉर्म जो है वो 30 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक की आपका टाइमिंग है। और 10 के बाद भी आप जो हैं वो 15 तक जो है आप 100 रुपये फीस के आधार पर भर सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देके। उसके बाद 500 है, फिर उसके बाद डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी वो प्रोसेस। यानी एग्ज़ाम के 3 दिन बाद तक भी आप 3 दिन पहले तक भी आप जो है ना अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। तो अभी वो आपके प्रोसेस चल चुका है। जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि उनके परीक्षा फॉर्म आ चुके हैं तो वो देखें वीडियो और करें कि आपके एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और जाके मत्स्य यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिल करें। स्टूडेंट जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम के काफ़ी मतलब पिछली बार बच्चों को ये हुआ था कि परीक्षा पैटर्न किस तरह का रहेगा, क्या रहेगा। तो इंडियन वैल्यू सिस्टम के मैंने बहुत सारे पेपर पहले भी जो है अपलोड कर रखे हैं, और ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर था पुराना, और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने अपलोड किया है ताकि आपको इस चीज़ की जानकारी हो कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है यूनिवर्सिटी में। इसी के साथ मैं जो है वो प्रभावी हिंदी लेखन के और इन तीनों जो पेपर्स हैं इन सब के मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, उसमें सारे जो है साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आऊँ। तो स्टूडेंट जो है आप हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका BA, BSc और BCom का पेपर है ये, और ये रेगुलर स्टूडेंट्स का, रेगुलर और नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स का है ये पेपर जो है 2024 का। सॉरी, रेगुलर का ही है, सेमेस्टर का जो है ना, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है ये, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं है, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है ये, और 2024 का है। तो इसमें जो है स्टूडेंट जो है इसमें कि क्या रहेगा, यानी कि इसके जो है ना 50 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होता है उसके होते हैं, और 40 नंबर जो है आपके पेपर में से आपको लेने होते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है, और ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, और इसमें जो है ना MCQ छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जो आप बहुविकल्पात्मक जिनको बोलते हो MCQ, जो 80 क्वेश्चन आते हैं इनमें से, और जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो होता है 0.5 अंक का, ठीक है। यानी आधे नंबर का जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर होता है, और मार्कशीट आपको भरनी होती है इसमें। तो इस तरह का जो है ना ये आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या आया था पेपर में और किस तरह का परीक्षा पैटर्न रहा है पिछले जो सेमेस्टर था उसमें, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हमें इस पेपर की तैयारी करनी है। स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है इसका जो है ना 1 ईयर का जो हमारा सिलेबस होता है, तो उसमें इंडियन वैल्यू सिस्टम है और उसमें सिलेबस सेम होगा, चाहे आपने फर्स्ट सेम में लिया हो ये पेपर चाहे सेकंड सेम में लिया हो, लेकिन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम होंगे, एक जैसे ही आते हैं, कोई अंतर उसमें नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेम में ले लिया तो क्या नाम, कुछ लोग कहेंगे कि सेकंड सेम का कुछ अलग सिलेबस होगा। नहीं, वैसे तो आपको मालूम ही है कि फर्स्ट सेम में जिसने ये सब्जेक्ट ले लिया तो सेकंड सेम में नहीं ले सकता, जिसने फर्स्ट सेम में नहीं लिया वो सेकंड सेम में ले सकता है, इसको ये कंफर्म है, मतलब ये चीज़ें तो। और जो है ऑब्जेक्टिव आपको करना है ये चीज़, और फर्स्ट सेम में लिया हो चाहे सेकंड सेम में लिया हो, इसका जो सिलेबस है वो सेम रहता है, कोई सिलेबस में अंतर नहीं है, दोनों के में सिलेबस सेम है, वही MCQ क्वेश्चन आते हैं और सेम ही होती है सारी चीज़ें, ठीक है। पर कोई उसको फर्स्ट सेम में ले लेता है, कोई सेकंड सेम में लेता है, बस अंतर इतना है। तो आप सेम को देख के ये ना सोचे कि तो सेकंड सेम का है मतलब मेरे कोई काम का नहीं होगा फर्स्ट सेम वाले, नहीं, फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों का सेम है। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, BA फर्स्ट ईयर के लिए, जो भी BA, BSc और BCom तीनों जो है फर्स्ट ईयर उनके लिए है। तो BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये कंपलसरी पेपर है। चलो तो स्टूडेंट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पेपर की ओर कि किस तरह का क्वेश्चन आए हैं इसमें और उनका सॉल्यूशन क्या है। और उस सॉल्यूशन के बाद मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम की डेट अब कब जल्दी ही आने वाली है। तो मैं जो है लगभग एक पेपर आपका रोज़ आएगा, मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ आपका एक क्वेश्चन पेपर। अब इस बार मैं सोच रही हूँ कि छोटे क्वेश्चन जो आते हैं आपके अति लघुतरात्मक, ये भी मैं आपके साथ ऐड करने की कोशिश करूँ। तो धन्यवाद। अगर चलते हैं आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा नैतिक मूल्य है। तो नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य जो होता है वो होता है हमारा उत्कृष्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है उत्कृष्ट आएगा नैतिक मूल्य में। अगला है मूल्य है, तो मूल्य क्या होता है, मूल्य में आध्यात्मिक प्रत्यय भी होते हैं, सामाजिक प्रत्यय भी होते हैं और
अर्थशास्त्री प्रत्यय भी होते हैं, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी होंगे। ठीक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा ऑल ऑफ अबाव। अगला है अपरिग्रह का अर्थ है, तो अपरिग्रह जो होता है हाँ, तो मूल्य जो है स्टूडेंट, तो मूल्य जो है मूल्य में सभी आएंगे, उपयुक्त सभी आएगा। अगला है अपरिग्रह का अर्थ है, तो अपरिग्रह का जो अर्थ होगा वो होगा आसक्ति का त्याग। ठीक है, अपरिग्रह यानी कि किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करना, तो क्या होगा, आसक्ति का त्याग। अगला है मूल्य के अनुसार तात्विक मूल्य निम्न में से हैं, तो तात्विक मूल्य निम्न में से कौन से हैं, तो तात्विक मूल्य यह साध्य भी है और साधन भी है। क्या है, एक साध्य भी है और साधन भी है। अगला है मूल्यवाद के अनुसार निम्न में से क्या मूल्यवान है, तो मूल्यवाद के अनुसार निम्न में से मूल्यवान जो है वो होता है, क्या होता है निम्न मूल्यवान, तो मूल्यवान होता है जिसमें बौद्धिक विकास होता है, यानी जिसमें बौद्धिक विकास होता है वो मूल्यवान होता है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सद्गुण है, तो सद्गुण क्या है, सद्गुण जो हमारा होता है वो हो जाता है अर्जित प्रकृति। तो क्या है सद्गुण, सद्गुण है हमारी अर्जित प्रकृति। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है उचित कर्म है, तो उचित कर्म क्या है, उचित कर्म हमारा होता है वो होता है उचित कर्म वो है शुभ प्राप्ति का साधन मात्र। क्या है, शुभ प्राप्ति का एक साधन मात्र होता है उचित कर्म। और अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की नैतिक प्रगति निम्न में से किस पर निर्भर है, तो व्यक्ति की जो नैतिक प्रगति होती है ना, जो विकास होता है व्यक्ति का नैतिक दृष्टि से, वो किस पे होता है, तो वो होता है समाज पर। किस पे होता है स्टूडेंट, समाज पर। अगला हमारा है सर्वोच्च शुभ है, तो सर्वोच्च शुभ क्या होता है, सर्वोच्च शुभ होता है हमारा चरम साध्य। चरम साध्य होता है वो हमारा चरम साध्य मतलब एक अंतिम में जो चला जाता है वो हमारा चरम शुभ होता है। निम्न में कौन सा वैदिक नीति शास्त्र में प्रमुख सद्गुण माना गया है, तो क्या माना गया है, अहिंसा। क्या माना गया है, नॉन वॉयलेंस, अहिंसा जो है ना वो माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगला है भारतीय नीति शास्त्र की प्राथमिक जड़ें मिलती हैं, तो भारतीय नीति शास्त्र की प्राथमिक जड़ें कहाँ मिलती हैं हमें, तो ये जड़ें हमें मिलती हैं वेदों में। कहाँ मिलती है, वेदों में, यानी कि स्टार्टिंग जो हमें मिलती है नीति शास्त्र की वो कहाँ मिलती है, वेदों में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्न में से क्या भारतीय नीति शास्त्र व पाश्चात्य नीति शास्त्र में भेद करता है, तो इसमें जो है ना हाँ करता है। कहाँ करता है, तो ये करता है दंड और पुरस्कार। किसमें करता है, दंड और पुरस्कार की अवधारणा में। दोनों में कहाँ भेद होता है, दंड और पुरस्कार की अवधारणा में भेद होता है। अगला है गांधी जी के अनुसार सद्गुण है, तो कितने होते गांधी जी के अनुसार, तो अगला है कि गांधी जी के अनुसार सद्गुण कितने होते हैं, तो गांधी जी के अनुसार सद्गुण होते हैं 11। अगला है भाग्यवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, तो भाग्यवाद के अनुसार निम्न में से मनुष्य की नियति पूर्व निश्चित नहीं है। भाग्यवाद जो हो ना वो तो कहता है कि मनुष्य की जो नियति है पूर्व निश्चित नहीं है। अगला है मोरेल शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो मोरेल शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मोरेस। किससे होती है, मोरेस से। मोरेस से मोरेल शब्द की उत्पत्ति होती है। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा आचरण की शुभता और अशुभता के अध्ययन से संबंधित है, तो वो होता है आचरण की शुभता और अशुभता के अध्ययन से संबंधित होता है नीति शास्त्र। कौन होता है, नीति शास्त्र। किस दर्शन की मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति विवेक ज्ञान के द्वारा संभव हो सकती है, तो मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वो किसके द्वारा हो सकती है, क्यों कर रही है बेटा इसको, सांख्य के द्वारा। किसके द्वारा हो सकती है, सांख्य के द्वारा। नहीं करी, सांख्य के द्वारा जो है ना वो पूरी हो सकती है। अगला है महाभारत
किसने लिखी? तो महाभारत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वेदो व्यास। आपको ध्यान रखना है कि महाभारत पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो कौन है? वेदो व्यास। अगला है रामायण किसके द्वारा रचित है? दोनों का आप ध्यान कर ही लेना। तो ये है रामायण का हो महर्षि वाल्मीकि। कौन आएगा? महर्षि वाल्मीकि। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो त्रिरत्न जैन धर्म, केवल्य नहीं, केवल्य वेदों में नहीं आता, केवल्य जो होना है ना वो भी जैन का ही है। अष्टांगिक मार्ग जो होता है वो सांख्य नहीं है, और अनेकांतवाद योग का नहीं है। ये दोनों जो ना उसका है वेदांत। तो ये दोनों में से त्रिरत्न जो है ना वही सही है, यही सही है। त्रिरत्न जैन धर्म का है। किसका है त्रिरत्न? त्रिरत्न है। त्रिरत्न जो होता है वो किस में आता है? त्रिरत्न आता है स्टूडेंट जैन धर्म में। तो इसका सही विकल्प जो है ना वो जैन धर्म। और इसमें कौन सा है? रामायण जो है ना वो किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि का है इसमें। फिर आ गया हमारा अगला आता है त्रिपिटक, यानी 3 पिटक हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये 3 पिटक होते हैं और ये होते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, अभिधम, सूत पिटक, अभिनव पिटम और तो ये 3 पिटक हैं। अगला है योग चित्तवृत्ति निरोध संबंध किससे संबंधित है? तो योग चित्तवृत्ति निरोध होता है योग से संबंधित। किससे संबंधित है? योग से। किसने कहा था खाओ पियो मौज करो? तो ये कौन कहता है? ऐसा कौन है? तो चारवाक, क्योंकि भौतिकवादी है चारवाक जो है ना, इंडियन जो फिलोसफी है उसमें चारवाक जो है ना भौतिकवादी है। इंडियन वैष्णव पूरी जो है ना उसमें भौतिकवादी है चारवाक। अगला है हमारा महापरिनिर्वाण में विश्वास कौन करता है? तो महापरिनिर्वाण में जो विश्वास करता है वो करता है बौद्ध मत। कौन करता है? बौद्ध धर्म। अप्रमा है, तो अप्रमा कौन से अप्रमा? अप्रमा है अयथार्थ ज्ञान। क्या है? अयथार्थ ज्ञान है। अप्रमा जो ना यथार्थ ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है चारवाक नीति शास्त्र मानता है। तो चारवाक की नीति शास्त्र जो मानती है वो मानती है अर्थ और काम को। बौद्ध मत विश्वास करता है, तो बौद्ध मत आत्मवाद पर विश्वास करता है, आत्मवाद पर। ठीक है। अगला है जैन धर्म है, तो जैन धर्म जो है ना एक नास्तिक धर्म, दो तरह के बांटे गए, एक आस्तिक धर्म और एक नास्तिक धर्म। तो ये कैसा है? नास्तिक धर्म है। अगला है जीन का अर्थ है। जीन का अर्थ जो होता है ना वो विनर होता है, विजेता, जो जीतने वाला होता है उसको जीन बोला जाता है। अगला है विज्ञानवाद का संस्थापक है, तो विज्ञानवाद का जो है ना वो मैत्रेयनाथ। कौन है? मैत्रेयनाथ। विज्ञानवाद का कौन है? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ जो है ना विज्ञानवाद का जनक है। ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है निर्गुण ब्रह्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो निर्गुण ब्रह्म का सिद्धांत जो दिया है वो शंकर ने दिया है। अगला है शादवाद है, तो शादवाद किसका है? जैन धर्म का है शादवाद। यानी हर चीज़ में जो है ना शादवाद का मतलब होता है हर चीज़ में संशय, शायद है, शायद नहीं है, शायद है या नहीं है, शायद नहीं है या नहीं है। तो इस तरह से 7 सिद्धांत इसने शादवाद के दिए हैं। अदृष्ट सिद्धांत, तो अदृष्ट सिद्धांत किसका है? ये भी चारवाक का ही है। अगला है पंच महाव्रत संबंधित है, तो पंच महाव्रत जो है ना वो संबंधित किससे हैं? जैन धर्म से है 5 महाव्रत। अगला है षड दर्शन में कितने संप्रदाय आते हैं? तो सीधा सा षड यानी 6 दर्शन। ठीक है, 6। तो षड में कितने आएंगे? 6 आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कौन मानता है वस्तु के अनंत धर्म होते हैं? अनंत रूपेण, है ना, अनंत रूप होते हैं, धर्म होते हैं। तो अनंत जो धर्म और रूप जो मानता है ना मीमांसा। कौन मानता है? मीमांसा। अगला है अगला जो हमारा है वो है आस्तिक दर्शन वे हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि ईश्वर में जो विश्वास करते हैं वो आस्तिक दर्शन है। अगला है निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन जो है ना वो सही है नैतिकता का
चरमोत्कर्ष धर्म है? कौन है नैतिकता का चरमोत्कर्ष धर्म है? अगला है सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक किसने लिखी? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला है स्वधर्म का अर्थ है? तो स्वधर्म का जो अर्थ होता है वो है, स्वधर्म का जो अर्थ होता है वो होता है वर्ण कर्तव्य। इसमें वर्ण और आश्रम दोनों आना चाहिए था, पर इसने दे दिया वर्ण ड्यूटी कर्तव्य। नीति शास्त्र एक मूल्यात्मक विज्ञान है क्योंकि क्यों है मूल्यात्मक विज्ञान? यह मनुष्य के कर्म और आचरण का मूल्यांकन करती है। यह मनुष्य के कर्म और आचरण का मूल्यांकन करती है। अगला है कर्म की शाश्वत नैतिक व्यवस्था को वैदिक युग में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कर्म की जो शाश्वत नैतिक व्यवस्था जो होती है ना, उसको कहा जाता है रीत। ध्यान में रखना आपको, कर्म की नैतिक शाश्वत व्यवस्था को वैदिक युग में क्या कहा जाता है? रीत कहा जाता है। अगला है जैन मत में मोक्ष की अवस्था में आत्मा क्या होती है? यह सत चित और आनंद रूप में होती है, सच्चिदानंद रूप में होती है, सच्चित और आनंद। अब आता है गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो था गुण और कर्म। अगला है ज्ञान योग की विशेषता है? तो ज्ञान योग की क्या विशेषता है? इस निष्काम कर्म योग। क्या है? निष्काम कर्म योग। स्वधर्म का प्रत्यय निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वधर्म का जो प्रत्यय होता है वो है उपनिषद से संबंधित है। अगला है नीति शास्त्र मूल्यांकन करती है? तो किसका मूल्यांकन करती है नीति शास्त्र? तो नीति शास्त्र मूल्यांकन करती है आचरण के आदर्श का। किसका? आचरण के आदर्श का मूल्यांकन करती है। अगला है मोरलिटी शब्द का अर्थ है? तो मोरलिटी शब्द का जो अर्थ होता है वो होगा, मोरलिटी शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? तो मोरलिटी शब्द का अर्थ होगा रीति प्रचलन और आदत। रीति प्रचलन और आदत। अगला हमारा है क्वेश्चन सत्य क्या है बौद्ध मत के अनुसार? सत्य क्या है बौद्ध मत के अनुसार? तो इसमें क्षणिक, प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? क्षणिक होती है, क्षणिक होती है और हर क्षण वो खत्म हो जाती है। अगला है वैदिक काल में किस पर बल दिया गया था? तो निवृत्ति मार्ग पर। किस पर बल दिया गया था? निवृत्ति मार्ग पर बल दिया। अब है उपनिषद में किसे महत्व दिया गया है? तो उपनिषद में आत्म संयम पर भी जो दिया गया है। किस पे दिया गया? आत्म संयम पर। अगला है पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बोला ब्राह्मण जो है ना, ये वर्ण है। अगला है निष्काम कर्म का अर्थ है? तो निष्काम कर्म का अर्थ होता है काम्य कर्म का परित्याग। काम्य कर्म का परित्याग। अगला है मनु की दृष्टि में धर्म के किस अंग का महत्व है? तो वो है अहिंसा का। किसका महत्व है? अहिंसा का। कौन सा वर्ण आश्रम मोक्ष की ओर ले जाता है? तो सन्यासी आश्रम। जैन धर्म के अनुसार अनुव्रत है गृहस्थ के लिए। सम्यक चरित्र में नहीं आता है, वो आता है करुणा। और अगला कौन आता है सम्यक चरित्र में? कौन नहीं आता? करुणा। भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ है? तो आंशिक रूप से प्राप्य नो, ये होता है पूर्णतः प्राप्य आदर्श। पूर्णतः प्राप्य आदर्श होता है ये, पूर्णतः प्राप्त आदर्श। अगला है धर्म का, अगला जो है धर्म का अर्थ है। तो धर्म का अर्थ क्या होता है? तो धर्म का अर्थ होता है स्टूडेंट कर्तव्य का पालन करना। क्या होता है? कर्तव्य का पालन करना जो है ना, वो धर्म का अर्थ होता है। अगला है अनुव्रत का अर्थ है। तो अनुव्रत का जो अर्थ होता है वो होता है गृहस्थ द्वारा किए गए व्रत। ठीक है। 4 आर्य सत्य संबंधित है जैन मत से। किससे संबंधित है? जैन मत से। उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ आदर्श है मोक्ष। कौन सा होता है? मोक्ष होता है।
निष्कर्म का सर्वाधिक उपयोग है कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। अगला है आचरण का अर्थ है आदत जन्य कर्म। क्या है? आदत जन्य कर्म। और अगला फिर हमारा अगला है बौद्धिक युग में जीवन शैली थी। तो बौद्धिक युग में जीवन शैली थी आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य की मान्यता थी, मानती थी। किसको मानती थी? आध्यात्मिक उन्नति को लक्ष्य मानती थी वो। अगला हमारा जो है वो है कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए। तो कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए जो है ना क्या करना है? तो हमें करना है काम्य कर्म का परित्याग। किसका करना है? काम्य कर्म का परित्याग करना है। अगला हमारा है अनंत चतुष्टय है। तो अनंत चतुष्टय जो होता है वो होता है अनंत धर्म, ज्ञान, दर्शन और आनंद। ठीक, अनंत चतुष्टय अनंत धर्म है, अनंत ज्ञान है, दर्शन है और आनंद है। ठीक है। अगला जो हमारा है महाभारत के नैतिक आदर्श का आधार है। तो महाभारत के नैतिक आदर्श का आधार जो है ना वो है सामाजिक। अगला है भारतीय दर्शन विश्वास करता है। तो भारतीय दर्शन विश्वास करता है मनुष्य किसमें विश्वास करता है? मनुष्य के कर्म स्वातंत्र्य और फल स्वतंत्रता में। कर्म स्वतंत्रता और फल स्वतंत्रता में विश्वास करता है। अगला स्टूडेंट हमारा कौन सा बौद्ध धर्म की आधारशिला है? तो कौन सी है बौद्ध धर्म की आधारशिला? अहिंसा। आगे है गीता है तिलक के अनुसार तो क्या है? कर्म प्रधान। अगला हमारा क्वेश्चन है मनु के अनुसार क्या पढ़ रही हूँ मैं? तिलक के अनुसार निम्न में से ये जो है कहाँ से आया ये तो नीचे वाला क्वेश्चन। निम्न में से स्थिति प्रज्ञ का अर्थ होता है। तो स्थिति प्रज्ञ जो होता है ना उसका अर्थ होता है वह जिसकी बुद्धि में चंचलता नहीं होती। स्थिति प्रज्ञ एकदम स्थिर जो हो जाता है ना उसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। अगला है मनु के अनुसार साधारण धर्म की कुल संख्या है। तो 10 है साधारण धर्म की। अगला है कौन विश्वास करता है कि सुख जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए? कौन विश्वास करता है कि सुख जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए? तो कौन करता है? चारवाक। खाओ पियो और मौज करो। ठीक, तो खाओ पियो मौज करो की स्थिति में चार। अगला है मेरा अगला है लोक संग्रह की अवधारणा किससे संबंधित है? तो भगवत गीता से संबंधित लोक संग्रह की अवधारणा। धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो धर्म के विषय में जो है ना वो है कि धर्म से मनुष्य और समाज का संबंध उन्नत होता है। ठीक है, धर्म से मनुष्य और समाज का संबंध कैसा होता है? उन्नत होता है। अगला है किस विचारक ने लोक उपदेश और लोक प्रसिद्धि को नैतिकता का मापदंड बताया है? तो वो कौन सा है? वो होता है ऋषि गौतम। कौन है? ऋषि गौतम है। अगला निम्न में से कौन सा कथन ब्रह्मचार्य के सत्य है? तो वासनाओं का परित्याग करना। कौन सा होता है? वासनाओं का परित्याग करना। और लास्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स में 9 क्वेश्चन आता है। तो लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अहिंसा से संबंधित है। तो अहिंसा से संबंधित कौन सा है? तो अहिंसा से संबंधित है कि शारीरिक तथा मानसिक कष्ट क्या है? शारीरिक तथा मानसिक कष्ट नहीं देना। तो ये होता है शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं देना जो है ना ये अहिंसा से संबंधित होता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर था। इस तरह का पैटर्न हमारे एग्जाम में रहेगा। स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। धन्यवाद।